नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपका फाइनेंशियल ईयर 2024-25 स्टार्ट हो गया है और अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपकी टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी तो इस साल 1 अप्रैल से आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगी। आपको अपनी लास्ट ईयर की टर्नओवर चेक करनी है। अगर वो 5 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर है तो आप पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। आपको उससे पहले की ईयर्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से लेके 2022-23 तक कभी भी 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर आपकी रही थी तो आपको 1 अगस्त 2023 से ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होनी थी। तो आई होप अगर आपकी टर्नओवर उससे पहले के समय में 5 करोड़ क्रॉस कर चुकी है तो आपने 1 अगस्त से अपनी ई इनवॉइसिंग स्टार्ट कर ली होगी। और अगर अभी आपकी टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 5 करोड़ क्रॉस की है तो आपको 1 अप्रैल 2024 से इनवॉइसिंग एप्लीकेबल करनी है। तो जैसे कि नोटिफिकेशन नंबर 10/2023 सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने इशू की थी, तो उस नोटिफिकेशन में उन्होंने इनवॉइसिंग की जो 10 करोड़ रुपए की लिमिट थी उसको रिड्यूस करके 5 करोड़ रुपए कर दिया था और ये एप्लीकेबल हो गया था विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2023 से। और अगर आपकी उसके बाद टर्नओवर इंक्रीज की है, यानी कि आपके फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आपकी टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा हुई है तो आपको 1 अप्रैल 2024 से इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाती है। अब ई इनवॉइसिंग अगर आपके ऊपर पहली बार एप्लीकेबल हुई है तो कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला है कि कुछ टैक्स पेयर्स हैं जिनको एग्जम्पशन मिली हुई है, चाहे उनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर भी हो जाए फिर भी उन पर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये कौन कौन से टैक्स पेयर है? सबसे पहले आप अगर इंश्योरेंस कंपनी हो, बैंकिंग कंपनी हो या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो इंक्लूडिंग एनबीएफसी, तो अगर आप इनमें से कोई हो तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होती। उसके बाद अगर आप जीटीए हो, आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का काम करते हो तो आपके ऊपर भी ई इनवॉइसिंग की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होती। उसके बाद अगर आपका कोई काम है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का, आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आपके ऊपर भी ई इनवॉइसिंग की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट ने मूवी थिएटर्स और एसईजेड यूनिट्स को भी ई इनवॉइसिंग से एग्जम्प्ट कर रखा है। और इसके अलावा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स या फिर लोकल अथॉरिटी जो गवर्नमेंट की होती है वो भी इस प्रोविज़न से एग्जम्प्टेड है। अब जिन पे ई इनवॉइसिंग लगती है उनको किन किन सिचुएशन में ई इनवॉइसिंग नहीं बनाना, ध्यान रखिए। आप इन सिचुएशन में आपको ई इनवॉइसिंग नहीं बनाना। सबसे पहले अगर आप सप्लाई कर रहे हो B2C को, यानी कि आपने जो गुड्स सेल की है या सर्विस प्रोवाइड की है वो किसी ऐसे पर्सन को की है जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, इसका मतलब है आपने सप्लाई प्रोवाइड की है B2C को, तो उस केस में आपको ई इनवॉइसिंग नहीं बनाना। इसके बाद अगर आप कोई सप्लाई प्रोवाइड करते हो एग्जम्प्ट गुड्स की या रिलेटेड गुड्स की या नॉन जीएसटी सप्लाई प्रोवाइड करते हो तो उस केस में भी आपको ई इनवॉइसिंग नहीं बनानी, चाहे आप B2B सेल कर रहे हो चाहे B2C सेल कर रहे हो। अगर गुड्स एग्जम्प्ट है, रिलेटेड है या नॉन जीएसटी सप्लाई है तो आपको ई इनवॉइसिंग नहीं बनाना है। इसके बाद अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो, ISD वाला इनवॉइस आप बनाते हो तो उस केस में भी आपको ई इनवॉइसिंग नहीं बनानी। इसके बाद अगर आप कोई RCM का इनवॉइस बना रहे हो, आपने रिवर्स चार्ज पे किया था कोई फ्रेट का या लीगल फीस का आपने कोई रिवर्स चार्ज पे किया है तो उसका जब आप रिवर्स चार्ज का इनवॉइस बनाते हो तो उस केस में भी आपको ई इनवॉइस नहीं बनाना। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं अपनी ई इनवॉइसिंग स्टार्ट करने से पहले। इसके अलावा अगर आप ई इनवॉइसिंग अगर पहली बार स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपकी जो ई इनवॉइसिंग का ID पासवर्ड है पोर्टल का, वो आपका सेम वही ID पासवर्ड है जो आप ई-वे बिल के लिए अपना ID पासवर्ड यूज़ करते हो, तो आप उसको लॉगिन करके चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ई इनवॉइसिंग के लिए रजिस्टर्ड करना है अपने आप को तो उसके लिए आपको ई इनवॉइसिंग की वेबसाइट पे आ जाना और आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का टैब दिख जाएगा। रजिस्ट्रेशन के टैब के नीचे आपको ई इनवॉइस इनेबलमेंट का टैब आपको मिल जाएगा। ये टैब पे आपने आना है। इसके बाद आपने अपना GST नंबर मेंशन करना है और यहाँ पे एक कैप्चा फिलअप करना है। ये बनने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे गो के बटन पे क्लिक करोगे तो नीचे आपकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपका नेम, ट्रेड नेम, आपका एड्रेस, आपकी ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर। अगर आपको सब कुछ यहाँ पे ठीक लग रहा है तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करना है और OTP सेंड करना है। OTP जब आप कंफर्म कर दोगे तो इसके बाद ये पूछेगा कि कौन से ईयर में आपकी जो है टर्नओवर एक्सीड की है या फिर करंट ईयर में आपकी कितनी टर्नओवर हुई है। जो आपने आपकी जो मैक्सिमम टर्नओवर होगी वो आपने यहाँ पे मेंशन करके
इसको कंफर्म कर देना है। तो आपको यहाँ पे ई इनवॉइसिंग आपकी यहाँ पे इनेबल हो जाएगी। उसके बाद जब आप पोर्टल पे लॉगिन करोगे तो अगर आपको एपीआई का एक्सेस चाहिए तो आप वहाँ से पोर्टल पे ही आपको इस ऑप्शन पे जाके आपको एपीआई का एक्सेस भी मिल जाएगा। इसमें आपको अपना सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्ट करना है, जो कि आपका सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर आपको बताएगा कि आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है, और वो सर्विस प्रोवाइडर चूज़ करके आप अपना एपीआई एक्सेस भी बना सकते हो। यहाँ से आपको अपना आईडी पासवर्ड एपीआई का बनाना है और वही आईडी पासवर्ड आपको अपने सॉफ्टवेयर में मेंशन करना है, और उसके साथ आपका एपीआई भी इनेबल हो जाएगा और फिर आप सॉफ्टवेयर से सीधा ही ई इनवॉइसिंग कर सकोगे। तो ये सब बातें थी जो आपको माइंड में रखनी है ई इनवॉइसिंग शुरू करने से पहले। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जो ई इनवॉइसिंग है वो अगर आप एक बार बना देते हो तो उसको अमेंड नहीं किया जा सकता, यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं की जा सकती। उसको सिर्फ आप कैंसिल कर सकते हो, वो भी विद इन 24 आवर्स। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।